बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि पादपों में समन्वय कैसे होता है, ठीक है, और पादपों में गतियाँ किस प्रकार की होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वृद्धि से मुक्त गति। अभी हम पढ़ेंगे कि वृद्धि के कारण गति, मतलब पौधों में वृद्धि के कारण किस प्रकार गति होती है। आइए हम पढ़ते हैं। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आकार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितनी प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। हमने लतादार जो पौधे हैं उनको देखा है, उनमें इस प्रकार की वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। मान लो कोई पौधा जड़ से ऊपर है तो सूर्य का प्रकाश उसको ऊपर की ओर खींचेगा और गुरुत्वाकर्षण बल उसको उसका जड़ को नीचे की ओर खींचेगा, ठीक है। समझ में आया? अब पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके दिखाई देते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। हमें पता है कि किसी भी पेड़ का जड़ जो है हमेशा नीचे की ओर जाता है कि नहीं, जबकि परो प्राय ऊपर की ओर, मतलब तना जो है ऊपर की ओर जाता है, पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। मतलब तना जो है ये पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये पृथ्वी है ना, इससे ऊपर हुआ ना, वही बता रहा है। अच्छा, की ओर वृद्धि करता है। यह परो तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव के अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। यदि मतलब अब मान लो कि कोई जल की ओर अगर कोई पौधा जाता है या फिर किसी रासायन की ओर जाता है तो हम क्या कहेंगे, जलानुवर्तन या रासायनुवर्तन, ठीक है कि नहीं। अच्छा, रासायनुवर्तन का एक उदाहरण देखिए। जलानुवर्तन का जो जलज प्राणी है वो सब, जलज जो उद्भिद हैं वो सब इसके उदाहरण हैं। रासायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब पोलन ग्रेन जब तुम्हारा उसमें फीमेल पार्ट से जब नीचे आता है, अब वो जब ओवेरी तक जाता है तो वो रासायन की मदद से जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि उद्दीपन या फिर उसका जो प्रक्रिया किस प्रकार होता है। हमने पढ़ा था कि जो जंतुओं में किस प्रकार होता है, रासायनिक और विद्युत जो संचार पैदा होता है, उसके फलस्वरूप कोई सिग्नल इधर से उधर जाता है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचना का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति चलने के लिए संचारण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुँचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका को फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है कि नहीं। एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल पार होने से वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाने तक कुछ टाइम चाहिए ताकि वो फिर से अपने आप को तैयार कर पाए। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचारित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के माध्यम से संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि रासायन। आगे पढ़ते हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाओं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास के सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास के अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित
करने का साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वह सूचना का अभिज्ञान यानी कि रिकॉग्नाइज करने उपयोग होंगे, है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर केमिकल सिग्नल से पौधा अगर संचारित हो, मतलब अपने आप में जो समन्वय बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा, ठीक है। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं वह प्ररो के अग्रभाग यानी कि तने के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायता करता है। मतलब ऑक्सिन क्या करता है, पौधों को लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है और ऑक्सिन विसरित होकर परों के छांव वाले भाग में आ जाता है तो परोह प्रकाश की दूसरी वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है जो ऑक्सिन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है और इसीलिए उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। यह उन पादपों के उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकने के लिए यानी कि संदमन करने के लिए करने वाला एक हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव से सम्मिलित है, ठीक है। तो पत्तियां जब मुरझाती हैं तो वो किसके लिए मुरझाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एब्सिसिक एसिड का जो है रिसाव हुआ है यानी कि एब्सिसिक एसिड बना है, इसीलिए होता है, ठीक है बच्चों। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जंतुओं के हार्मोन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।